हाउ टू रीड चार्ट्स। जो आप हज़ारों के लाखों के प्रॉफिट देखते हैं, उनकी लाइफलाइन होती है चार्ट रीडिंग। जैसे कि आज के टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, बट वो भी ज़मीन के नीचे घुसे हुए फाउंडेशन पे डिपेंड करती है। वैसे ही अगर आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती है तो उसके बाद आप कोई भी स्ट्रेटेजी ढूंढ लो, आप कितना भी कैपिटल लेके आ जाओ या फिर किसी भी ट्रेडर के साथ में बैठ कर ट्रेडिंग कर लो, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। एंड जितने भी ट्रेडर लॉस कर रहे हैं वो लोग सिर्फ यहीं पे लेक करते हैं कि उनको चार्ट रीडिंग नहीं आती है। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। चाहे आप बिगिनर ट्रेडर हो जिसने कल ट्रेडिंग स्टार्ट किए, या फिर आपको 1-2 साल हो गए बट लॉस कर रहे हो, तो जितनी भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चाहे फिर उसके लिए मुझे आपको कैंडल्स ही क्यों ना समझाना पड़े, चाहे इंडिकेटर क्यों ना समझाना पड़े, या फिर ट्रैप ट्रेडिंग ही क्यों ना समझाना पड़े। आज हम पूरा करने वाले हैं पोस्ट मॉर्टम ऑफ चार्ट। चार्ट रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोई भी चार्ट हो, चाहे वो बिटकॉइन का या इंडियन मार्केट का, अगर वो कहीं से स्टार्ट होके कहीं पे जाके ख़त्म हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो ट्रेंड था चार्ट का वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड नीचे आके यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है। इसके साथ साथ इसके नीचे जो आपको कुछ बार दिखाई दे रहे हैं जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, इनमें स्पाइक मारना, लो जाना, फिर स्पाइक मारना, इसका मीनिंग क्या होता है। प्लस अगर मैंने यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाया है तो थोड़ी देर के लिए मार्केट इसके ऊपर रहना, फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन भी करके इतनी सी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाना, इसका मीनिंग क्या है। ये सब कुछ आता है चार्ट रीडिंग के अंदर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आराम से बैठ के देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हो 1.5x या फिर 2x पे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको ये समझाना कि चार्ट रीडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग से कैसे प्रॉफिट बनाना है, ना कि अपने वीडियो पे लाइक्स, कमेंट एंड वॉच टाइम लेना। मैं जो आपका बता रहा हूँ इन सब का आप नोट्स बनाते चलो, ताकि फ्यूचर में आपको बार बार देख के इनको रिवाइज करने का आसानी हो जाए। तो नंबर 1 चार्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्या होता है आप सभी को पता भी होगा, या फिर मैं आपको समझा भी दूंगा। उसके बाद चार्ट के ऊपर सेकेंड नंबर होती है माइनर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद होता है मार्केट का ट्रेंड, एंड उसके बाद होता है मार्केट का सेंटीमेंट। उसके बाद आता है न्यूज़ इम्पैक्ट, एंड उसके बाद आता है बड़े लोगों का बड़ा पैसा, जिसको हम बोलते हैं ट्रेप्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि सारी चीज़ें मिलके चार्ट को बनाती है, जिसको भी हम समझने वाले हैं। एंड इन सब के बीच में मैंने कहीं पे भी कैंडल्स का नाम नहीं लिखा, कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम नहीं लिया। इसका मतलब अगर आप ट्रेडिंग करने से पहले सिर्फ कैंडल्स को देख रहे थे तो शायद वो रीज़न हो सकता है आपका लॉस होने का। यहाँ पे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि मेजर सपोर्ट जो मैंने कहा उसका मीनिंग क्या होता है, एंड उसके बाद माइनर सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है। ऑपोजिट आप लगा सकते हो रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो, ये मैंने इसको मेजर सपोर्ट बोला है, एंड आपको मैं पॉइंट कौन कौन से टच कर रहा है वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, और यहाँ पे भी टच होने वाला था। उससे पहले भी इसी एरिया से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है ऊपर के साइड, इसलिए मैं इसको मेजर सपोर्ट बोल रहा हूँ। बट वर्ड मेजर क्यों, कि इसका मैंने टाइम फ्रेम है अभी 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया है, इसलिए इसको मैं मेजर बोल रहा हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे जाके कि माइनर सपोर्ट कैसे देखने को मिलता है। डेफिनेटली हम यहाँ पे जो अपना टाइम फ्रेम है उसको छोटा कर देंगे, हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है यहाँ पे 5 मिनट। तो आपको देखने को मिलेगा कि जब मैंने इसको 15 मिनट किया तो मुझे यहाँ पे एक और सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वो वाला ये है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट लेते दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। आपका इन शॉर्ट ये फंडा क्लियर हो गया कि मेजर सपोर्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे, एंड माइनर सपोर्ट का मतलब है कि छोटे टाइम फ्रेम पे। सिमिलरली आप अपोजिट कर लो रेजिस्टेंस के लिए। अब आपको इसके साथ में एक इंडिकेटर भी लगा लेना। इंडिकेटर को यूज़ करके कभी ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मुझे इंडिकेटर यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस दिखा रहा है मतलब मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा, ऐसा नहीं होता है। इंडिकेटर आपको बस जो ट्रेंड होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, या फिर जो आपने ऑलरेडी ट्रेड में एंट्री लेकर रखा है उसका प्रॉफिट बुक करने में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं अभी जो बोला है, जो स्टेटमेंट बताया है मैंने आपको, इसका मीनिंग क्या है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो लाइन है ये मैंने अभी 9 EMA लगाया है, ठीक है। मैं हमेशा अपने चार्ट पे 9 EMA लगा के रखता हूँ। ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है ये 9 EMA का इंडिकेटर है। अब जब बिटकॉइन इसके नीचे, मतलब मैंने एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर ली कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है,
और ये डाउन ट्रेंड तब तक चलता रहेगा जब तक ये इंडिकेटर एक बार फ्लैट ना हो जाए, उसके बाद ऊपर की साइड डायरेक्शन ना दिखाए, तब तक ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे ही मार्केट 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, लेकिन ये गलत बात है। अभी देखो लोग क्या बोलते हैं कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा था ऊपर क्लोजिंग हुआ तो अभी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे देखो ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसका मतलब क्या मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे भी देखो आपको थोड़ा सा 9 EMA के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पे देखो आपको फिर से क्लोजिंग दिखाई दे रही है ऊपर, लेकिन अभी भी डाउन ट्रेंड है। तो हम कब बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है, रिवर्सल हो चुका है? ये तब होगा जब 9 EMA पहले फ्लैट होगा एंड उसके बाद ऊपर की साइड डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे कि देखो अब बार बार आपको ऊपर एक क्लोजिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी भी जो ट्रेंड पहले था वो कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे देखो आने के बाद 9 EMA यहाँ पे फ्लैट हुआ है, जो पहले गिर रहा था अब वो यहाँ पे ऐसा फ्लैट हुआ है। एंड फ्लैट होने के बाद जब वापस ये ऊपर की साइड जाएगा ना, तब जाके ये अप ट्रेंड बनता है, ना कि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लोजिंग हुआ तो ऊपर जाएगा। तो ये आपको एक फंडा क्लियर करना है, अपनी बुक पे लिख लो या फिर चार्ट अभी जो आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट मार लो। सेकेंड चीज़ जो चार्ट रीडिंग के अंदर आती है, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एक बहुत ही बड़ी सी कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा सपोर्ट था एंड यहाँ पे एक बड़ी सी लाल कैंडल ने ब्रेकडाउन दे दिया एंड अब यहाँ से बिटकॉइन गिरेगा या फिर निफ्टी गिरेगी, तो ये भी एक गलत अप्रोच होने वाली है। क्योंकि जो मोमेंटम नीचे की साइड आने वाला था वो बड़ी सी कैंडल ने ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो अब यहाँ पे नीचे की साइड जाने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा बिल्कुल नहीं जाने वाला, लेकिन चांसेस कम होने वाले हैं। वहीं पे अगर मान लो मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा बहुत साइडवेज रह के फिर नीचे की साइड ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे हायर चांसेस है कि ये नीचे की साइड जाएगा, बल्कि फर्स्ट वाले केस में ऐसा नहीं होता है। इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से नोटिस करो। मैं एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये देखो ये वाला लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद देखो बिटकॉइन ने एक बार पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ध्यान से देखना, इसको मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको। मैंने ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को देखने के बाद बिटकॉइन ने यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट लिया है। अब देखो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली उसी पॉइंट से सपोर्ट लिया है। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, देखो इतने बड़े लाल कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। जो मैंने आपको कहा कि इतने ब्रेकडाउन के बाद देखो ये लेवल भी टूट गया ना, तो सब लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। लेकिन क्या मार्केट नीचे गिरा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो सेलिंग ना जाके पहले साइडवेज गया है एंड उसके बाद आई थिंक यहाँ पे रिवर्सल भी मारा है, यस यहाँ से फिर ऊपर भी गया है। तो जो मैंने आपको फंडा बोला कि किसी लेवल को, किसी सपोर्ट को अगर मार्केट सीधा तोड़ते जा रहा है बड़ी बड़ी कैंडल के साथ में, तो वहाँ से वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं पे अगर मार्केट उस लेवल पे रुक के फिर तोड़ता है तो फिर यस वहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, इसके चांसेस बहुत हायर हो जाते हैं। सिमिलर देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल ऊपर की साइड देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस था। ये देखो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसके बाद देखो कंटिन्यू ऊपर नहीं किया बल्कि वहाँ से नीचे आ गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चार्ट रीडिंग का, जिसको मोस्ट ऑफ द लोगों को शायद पता भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने बस इतना ही सीखा है कि सपोर्ट टूटा मतलब मार्केट नीचे गिरेगा, रेजिस्टेंस टूटा मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं है, पूरी चीज़ पता होना जरूरी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि मार्केट का सेंटीमेंट, उसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट करने वाले हो। जो आप टारगेट देखते हो ना 1:10, 1:20, 1:30, वो आप कैप्चर कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सेंटीमेंट। उसके लिए आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, जैसे कि डेली हो गया, वीकली या फिर मंथली। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ 1 वीक का टाइम फ्रेम, वहाँ पे जाके आपको मार्केट का सेंटीमेंट पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको डेली भी दिखाता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो कैंडल्स है वो काफ़ी मार्केट को बुलिश दिखा रही है। पहली बात देखो वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन ऊपर की साइड जा रहा है, एक अप ट्रेंड है। उसके बाद आपको ये वाली ग्रीन कैंडल काफ़ी अच्छी खासी दिखाई दे रही है एंड इसको देख के आप ये बोल सकते हो कि आने वाला वीक हमें यहाँ पे ऊपर की साइड मोमेंटम देगा। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे डेली चार्ट दिखाता हूँ, फिर आपका यहाँ पे स्टोरी और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। सो डेली चार्ट को देखने के बाद अब आपका यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर होगा कि बिटकॉइन ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर आया एंड हमारा जो 9 EMA है वो भी ऊपर की साइड ही है। यानी कि हमें वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, डेली टाइम फ्रेम ने हमें दिखाया कि मार्केट अभी भी बुलिश है क्योंकि यहाँ पे 9 EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो शायद आप अभी नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे एंड वो चीज़ क्या है, आप ध्यान से देखो 9 EMA के ऊपर
एक एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद दो छोटे छोटे और कैंडल बने। यानी कि अगर मैं यहाँ पे जो आपको मैं अभी स्टार्टिंग में सपोर्ट लेवल दिखाना बताया कि किस तरह से सपोर्ट टूटा सीधा तो कंटिन्यू नहीं करेगा, अगर होल्ड किया तो फिर वो कंटिन्यू करता है नीचे की साइड। 9E में ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक लाल कैंडल इसके ऊपर आके बन गई एंड उसके बाद क्योंकि ये सपोर्ट एरिया की तरह काम करता है 9E में, तो यहाँ से ऊपर के साइड ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे नहीं बन पा रही है। एक दिन एंड 2 दिन पूरा का पूरा बिटकॉइन साइडवेज रह गया। यानी कि सिमिलर सिनारियो बन रहा है, जो अगर ये हमारा सपोर्ट एरिया होता, यहाँ से मार्केट आके अभी यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अगर नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता तो यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। सिमिलर सिनारियो अभी यहाँ पे बन रहा है, यानी कि सपोर्ट एरिया के ऊपर रुक रहा है। यानी कि डेली चार्ट हमें बता रहा है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे की साइड आ सकता है। तो अब हमारा यहाँ पे जो वीकली टाइम फ्रेम है वो एंड डेली टाइम फ्रेम, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे क्या इसका मीनिंग निकालना चाहिए। इसका मीनिंग सिंपल है कि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, डेली टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है, तब आप यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे ये जो लॉज है इतना नीचे, आप इनको टारगेट नहीं कर सकते। आप यहाँ से थोड़ा बहुत जो ट्रेंड का 50% होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपको इसके लिए वो स्केल यूज़ करना पड़ेगा। हमारा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड ऊपर ये हमारा हाई लगा है। इसका मतलब जो आपको यहाँ पे ये लाइन दिख रही है ये 50% है। तो यहाँ पे अगर आप सेलिंग करते हो तो इधर तक ही आप अपना टारगेट लगा सकते हो। इसके नीचे लगाना आपकी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पॉजिटिव है। सो इस तरह से आपको हायर टाइम फ्रेम को एनालाइज करना होता है। लेकिन अगर मान लो वीकली टाइम फ्रेम पूरा नेगेटिव होता तो फिर आप ना सिर्फ ये वाले टारगेट बल्कि इनका भी ब्रेकडाउन होकर लंबा टारगेट कर सकते थे। इसी चीज़ को बहुत लोग नहीं समझ पाते, इसलिए वो गलती से यहाँ पे देखो कि उन्होंने सेल की साइड ट्रेड ले भी लिया एंड मार्केट यहाँ कहीं पे आ गया, इनको प्रॉफिट दिख रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो बुक नहीं करते ये सोच के कि मार्केट अभी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी आएगा। लेकिन उनको नहीं पता कि वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, 50% सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगा। ये आपको बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी, बट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आपको प्रॉफिट में आने के बाद फिर आपका एसएल हिट होता है। उसका रीज़न ये है। सेम कॉन्सेप्ट को आप 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर पे लगा सकते हो। सो इस तरह से मार्केट में सेंटीमेंट्स भी काम करते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। ये हमारा रेजिस्टेंस था एंड यहाँ पे ज़बरदस्त कैंडल ने ब्रेकआउट किया, फेल हुआ, फिर नीचे आ गया। तो मैं आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे बिटकॉइन होल्ड करके फिर ऊपर की साइड जाता तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होता। सीधा ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है तो फेल होगा, इसके हायर चांसेस है। अब मैं आपको एक और फंडा बताता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, दैट इज न्यूज़ इम्पैक्ट। अब न्यूज़ इम्पैक्ट आप कैसे देख पाओगे कि कहाँ पे न्यूज़ आई है कहाँ पे नहीं आई है, तो बहुत सिंपल है। इसको देखने का एक ही नज़रिया है कि आप वॉल्यूम पे नज़र डालो। यानी कि अगर किसी टाइम पे वॉल्यूम सडनली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो न्यूज़ की वजह से हो रहा है। एंड उस वॉल्यूम के साथ साथ कभी कैंडल भी बहुत बड़ी बनती है, कभी बहुत छोटी बनती है, कभी इतनी बड़ी टेल छोड़कर बीच में छोटी सी बॉडी बनाती है। ये देखने के लिए आप देखो यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल्यूम वाली कैंडल है, जबकि यहाँ पे कैंडल सिमिलर साइज है। यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल होके भी वॉल्यूम इतना राइज नहीं था, लेकिन इस कैंडल पे इतना वॉल्यूम है, इसका मतलब ये न्यूज़ कैंडल है। यहाँ पे भी देखो ये कैंडल कहीं ना कहीं इतनी बड़ी नहीं है लेकिन वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो आप बोलोगे फिर इसको हम कैसे यूज़ करें, तो सिमिलरली आपको यहाँ पे एक ही फंडा लगाना है कि कभी भी किसी लेवल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है किसी कैंडल के साथ में, बट ये देख लो कि वहाँ पे सडन कोई राइज इन वॉल्यूम नहीं होना चाहिए इस तरह का। अब देखो यहाँ पे ये लेवल था हमारा, ये सपोर्ट था एंड इस कैंडल ने इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की, यहाँ पे नीचे की साइड आया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बहुत राइज हो चुका था। आपको लाइव भी देखने को मिलता है, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ते 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 ऊपर तरफ आ गए, तो वहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो न्यूज़ की वजह से कैंडल बन रही है। एंड न्यूज़ हमेशा जीरो सम के साथ सेटल होती है, यानी कि जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ कहीं ना कहीं वहीं पे जाके वापस क्लोजिंग दे देती है। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज़ यहाँ पे लोग बाइंग सेलिंग दोनों करते हैं, पोजीशन को एग्जिट मारते हैं, न्यू बनाते हैं, एट द एंड जहाँ पे मार्केट था वहीं पे जाके सेटल हो जाता है। तो इसीलिए न्यूज़ ट्रेडिंग लोग बोलते हैं कि या तो करो मत, या कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद निकल जाओ। वहाँ पे कोई 1:10, 20 वाला टारगेट फंडा काम नहीं करता है। विद इन फ्यू मिनट्स मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड होता है, बस आपको यहाँ पे बाय करके यहाँ पे निकाल देना है, या फिर यहाँ पे सेल करके यहाँ पे निकाल देना। ये होती है न्यूज़ ट्रेडिंग। एंड अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ट ट्रेडिंग, जो आप डेली
ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, चाहे आप 5 मिनट में यूज़ कर रहे हो, 10 में कर रहे हो, 15, 20, 25, जहाँ पर भी जो टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग 5 मिनट एंड 15 में यूज़ करते हैं, तो मैं आपको एक काम करता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब आप सभी को पता है कि मैं पर्सनली चार्ट पे 9 EMA लगा के रखता हूँ। अब आपको मैं समझाऊंगा कि 9 EMA मुझे किस तरह से हेल्प करता है अपनी ट्रेडिंग करने के लिए। तो मेरा पहले तो एक हमेशा फंडा रहता है कि मैं अपना व्यू पहले से बना कर रखता हूँ कि किस तरफ मैं ट्रेड करने वाला हूँ। उसके लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम भी देखता हूँ, डेली भी देखता हूँ, आवरली भी देखता हूँ, एंड उसके बाद मेरी एंट्री बनती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस टाइम पे ट्रेड कर रहा होता तो मैं क्या क्या देखता। तो यहाँ पे देखो, मुझे आवरली टाइम फ्रेम पे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बिटकॉइन डाउन ट्रेंड के अंदर है। कैसे? तो देखो, एक बार बिटकॉइन नीचे गिरा, उसके बाद काइंड ऑफ फ्लैग एंड पॉल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसका रिटेस्ट हुआ, उसके बाद नीचे की साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा यहाँ पे व्यू हो गया कि मुझे यहाँ पे बिटकॉइन में सेल ही करना है, मैं यहाँ पे सेलिंग करके चलूँगा। लेकिन क्या मैं अभी यहाँ पे एंट्री बना दूँ? नहीं। एंट्री बनाने के लिए मैं आऊँगा माइनर टाइम फ्रेम, जो कि हो सकता है 15 मिनट, हो सकता है 5 मिनट। तो मैं काम करता हूँ, पहले जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ ताकि मुझे स्टॉप लॉस छोटा मिले। तो मेरा, अगर मैं यहाँ कहीं पे एंट्री करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा ये, जो कि बहुत बड़ा बन रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपने माइनर रेजिस्टेंस को निकालूंगा एंड वहाँ पे जाके सेलिंग करूँगा। तो मेरा माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है ये वाला एंड ये वाला। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करने वाले हैं कि सेलिंग कब करेंगे, जब ये लेवल टूट गए, यानी कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे की साइड आया, तब यहाँ पे जाके सेलिंग करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ऐसा कभी नहीं करता, मैं बिल्कुल उसका उल्टा करता हूँ। मैं सेलिंग करने वाला हूँ, ये मेरा कंफर्म है, लेकिन सेलिंग कम करूँगा, कब करने वाला हूँ, जब यहाँ पे बिटकॉइन वापस इस रेजिस्टेंस के पास आएगा एंड मैं यहाँ पे सेल करूँगा, ताकि मेरा स्टॉप लॉस अब इतना बड़ा नहीं बल्कि इतना सा हो जाए। एंड अगर मान लो बिटकॉइन यहाँ पे आया ही नहीं, नीचे की साइड कंटिन्यू कर गया, तो मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि भले ही आपका व्यू क्लियर है, आपको पता है बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, लेकिन हमेशा वही ट्रेड लो जहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा करो। क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है, किसी को नहीं पता कि आपका कौन सा ट्रेड चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। इसलिए आप ये मान के चलो कि अगर मेरा ट्रेड ऑपोजिट गया तो अपना स्टॉप लॉस दूंगा, लेकिन सबसे छोटा स्टॉप लॉस देने वाला हूँ। एंड सेकेंड चीज़, मेरे को 9 में यहाँ पे कैसे हेल्प करता है, अगर मार्केट जिस टाइम पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर बिटकॉइन हो या निफ्टी हो, जो भी है, 9 EMA से दूर है, तब मैं जाके ट्रेड नहीं लेने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे सेल करना होता, तो 9 EMA यहाँ पे चल रहा है, तो मैं सोचता कि 9 EMA इतना ऊपर हो गया है एंड मैं यहाँ पे आके सेल कर रहा हूँ, तो मैं ये ट्रेड नहीं करने वाला। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि इस केस में या तो 9 EMA के पास में सेल करूँ या फिर इसके ऊपर जाके सेल करूँ। अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझो कि मुझे सेल की साइड ट्रेड लेना ये कंफर्म है, एंड ये मेरा 9 EMA है, तो मैं कभी भी यहाँ कहीं पे ट्रेड नहीं करूँगा। मेरी एंट्री या तो 9 EMA के पास में होगी या फिर इसके ऊपर होगी, ये दोनों। और सबसे बेस्ट वाली एंट्री मेरी हमेशा ये होती है, ये वाली अच्छी खासी आप बोल सकते हो, एंड ये वाली ट्रेड मैं कभी नहीं लेता। तो इसीलिए आपका पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, उसके बेस पे आप 9 EMA को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो लोग सिर्फ इसी टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करने वाले हैं, तो आप देखो 9 EMA के ऊपर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बननी है, सब लोग बाइंग करेंगे नेक्स्ट कैंडल में स्टॉप लॉस, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा कि 1 आवर पे बिटकॉइन क्या कर रहा है। अब इसी के साथ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जितनी बड़ी साइज़ है कैंडल की, उतना ही बड़ा रिस्क है आपका ट्रेड में एंट्री करने का। यानी कि जितनी बड़ी कैंडल उतनी बड़ी डरावनी भी होने वाली है आपकी स्टोरी। तो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। अगर मुझे बाइंग करना होता तो मैं इन कैंडल पे बाइंग नहीं करता, मैं हमेशा बाइंग प्रीफर करता छोटे छोटी ग्रीन कैंडल पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे आप देखो चार्ट पे, ये कैंडल्स पे मैं बाई करना प्रीफर करता एज कम्पेयर टू मुझे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। इसका लॉजिक क्या है, ये समझाने के लिए शायद मुझे फिर से 4-5 घंटे का बड़ा वीडियो बनाना पड़ेगा। बट आप यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे याद रख लो, जितने बड़े कैंडल बन जाएंगे उतना ही हायर चांसेस है कि वहाँ से रिवर्सल मारने वाला है। फॉर एग्जांपल ये देख लो, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रिवर्स मार गया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल रिवर्स मार गया, इतने बड़ी ग्रीन कैंडल रिवर्स मार गया, लेकिन इतने छोटे 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 ग्रीन कैंडल यहाँ से कंटिन्यू कर गया। तो ये चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हो, गोल्ड में कर रहे हो, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में, हर जगह ये फंडा काम करता है। क्योंकि मैं आपको चार्ट रीडिंग सिखा रहा हूँ एंड चार्ट हर एक जगह सेम होता है। तो अभी तक मैंने आपको वो चीज़ें सिखाई है जो एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग, यानी कि जो हमारी बुर्ज खलीफा होगी,
इसका जो फाउंडेशन बनने के लिए ज़रूरत होती है वो सिखाई है। अभी तक पूरा बना नहीं है, क्योंकि बनने में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को पड़ेगी।